आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का मतलब है ऐसे सैटेलाइट्स जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, जो हमने खुद बनाए हुए हैं। मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या कहानी सुनाई थी कि हमारी ये धरती होती है, इस धरती से ऊपर हम जमीन से ऐसे ऊपर भेजते हैं दूर एक रॉकेट। जब वो रॉकेट किसी हाइट पे पहुंच जाता है तो वो एक सैटेलाइट को इस तरह से बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की तरह फेंकता है, मगर उसके बाद वो जमीन ऐसे सीधा भी नहीं जाता, सीधा नीचे भी नहीं आता, बल्कि बताओ जमीन के गिर्द क्या करना शुरू कर देता है, गेड़े लगाना शुरू कर देता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को बोला जाता है गेड़े बाजरे। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? और ऐसे गेड़ेबाज ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। तो लिखो, मेरी फूफी ने लिखना भाई, जल्दी लिखो ना मुन्ना। Objects that revolve around the earth, objects that revolve around earth in circular orbit are called satellites। तो बताओ इनको हम कैसे पुट करते हैं? तो याद रखिएगा, दे आर पुट इनटू ऑर्बिट, दे आर पुट इनटू द ऑर्बिट्स बाय रॉकेट्स। किसकी मदद से बच्चों? अबे ओ गुंगो, ए गुंगो, रॉकेट की मदद से हम इनको पुट करते हैं ऑर्बिट के अंदर, यही बताया था मैंने। और ये सैटेलाइट फिर जमीन के गिर्द क्या करने शुरू कर देते हैं, गेड़े लगाना शुरू कर देता है। और ऐसे गेड़ेबाज ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब सैटेलाइट जमीन के गिर्द गेड़ालाइजेशन कर रहा होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पे प्रोवाइड होती है वो किसकी मदद से होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। एम आई राइट? बड़ी डिटेल में बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स में कि सैटेलाइट को जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है वही बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, जिसकी वजह से ये कभी जमीन से नहीं टकराता बल्कि जमीन के गिर्द ही गेड़ालाइजेशन शुरू कर देता है। ऐसा ही है, ये बात कल हुई थी हमारी, ठीक है। अच्छा फिर अब अगली बात करते हैं, थोड़ी सी बात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए। ये जो रॉकेट्स होते हैं ये जमीन के करीब भी होते हैं, जमीन से बहुत दूर भी होते हैं। जो जमीन के करीब तरीन सैटेलाइट है ना, वो आम तौर पे कहा जाता है, जो नियर सैटेलाइट है वो तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी पे है। कितने किलोमीटर की बुलंदी पे है? तो जमीन के करीब तरीन जो सैटेलाइट है वो 400 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर थोड़ा तो नहीं है ना, 400 किलोमीटर बुलंदी के ऊपर है। अच्छा एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर ये हमारी धरती है, यहां पे कहीं पे सपोज करें एक सैटेलाइट है जो जमीन के गिर्द क्या कर रहा है, गेड़ालाइजेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? और पेपर में ना गेड़ालाइजेशन लिखा ना, तो ये देखो, ये धरती का रेडियस होता है आर, और ये सैटेलाइट की इस धरती से जो हाइट होती है ये होती है एच। तो टोटल ये जो डिस्टेंस होता है ना यहां से लेके यहां तक का, इसको हम क्या नाम दिया करेंगे? स्मॉल आर का नाम दिया करेंगे। किसका नाम दिया करेंगे? स्मॉल आर का नाम देंगे। अच्छा मगर अगर आपको पता है जमीन का जो रेडियस होता है इट्स वैल्यू इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और मैंने बताया कि एच की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? 400 किलोमीटर कम अज कम ये डिस्टेंस के ऊपर है। इससे ज्यादा भी बहुत है, फिर 600 900 1000 किलोमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर भी है। अच्छा अगर लो, ये मेरी एक बात याद रखिएगा, फॉर लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स, लो फ्लाइंग किनको बोलेंगे बताओ? जो जमीन के बहुत करीब होंगे, और वो उनकी जो जमीन के बहुत करीब होंगे, मुझे बताएं उनकी जो हाइट है वो जमीन के रेडियस के मुकाबले में बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ओ भाई देखो 6400 कहां पे और 400 कहां पे, तो 6400 इज वेरी ग्रेटर देन 400, या हम ये कहेंगे 400 इज वेरी वेरी लेस देन 6400। इसका मतलब जो लो फ्लाइंग सैटेलाइट होता है उसमें एच की वैल्यू आर से बहुत कम होती है। तो मुझे बताएं जब एक चीज बहुत छोटी हो, तो याद है आपके पापा जी ने आपको बताया उसको अप्रोचेस टू
जीरो भी मान लेते हैं, मुझे बताओ इलास्टिक को इन वन डायमेंशन के केसेस में m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो हम m1 को m2 को जीरो मानते थे कि नहीं? नहीं बोलेंगे, मर जाएंगे मगर नहीं बोलेंगे। काम की बात तो बोलनी नहीं ना हमने। ओके थैंक यू, नाइस, वेरी वेरी नाइस, मुझे पता है मैं आपको जगा रहा था बस। अच्छा अब अगली बात जरा सुने, चलो जल्दी जल्दी मुझे बताओ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन सैटेलाइट्स सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? जल्दी बताएं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। एम आई राइट? पक्की? अच्छा ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एम वी स्केयर ओवर आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। तो एम जी बन गया, वेट की जगह एम जी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं। तो मेरी बात सुनो, एम एम से कटा तो क्या बचा जल्दी बताओ? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू g। अच्छा v स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू g, पक्की बात है? वाह। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां से v स्क्वायर निकालूंगा वो किसके बराबर आएगा? g यार। ओए 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 बच्चों, ऐसा ही है ये r नीचे डिवाइड हो रहा है, आगे मल्टीप्लाई हो गया। हाँ निकला खराब हो गया। ओके बच्चों, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट दे लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अब v इज इक्वल टू अंडर रूट g यार। वाओ अच्छा लो जी, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर आ गया। इसको पैक करें, शापर को सिंगल रखना, ये डबल वाली चीज की है अभी। क्या शर्म नहीं आती? जगह जगह शापर डबल कर दें, शापर डबल कर दें। अच्छा v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, ये आ गया। ओए आ गया। अच्छा इधर मेरी बात सुनो, ओए शापर की बात हुई है, वो शापर खोलना शुरू करते हैं। सही देखो, क्या मैं आर की जगह आर प्लस एच लिख सकता हूं? ये बताया तुम्हारे बापू ने, स्मॉल आर आर प्लस एच के बराबर होता है, बताया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर लो फ्लाइंग सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं तो एच क्या है उसके लिए? और लो फ्लाइंग सैटेलाइट के लिए एच की वैल्यू क्या है? जीरो। तो जब एच जीरो होगा तो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट जी आर। तो ये लो फ्लाइंग सैटेलाइट के लिए वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर आ गया। आजो बच्चों बालो तुम्हारा पापा आया है। ये देखो वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी, जी की जगह पे क्या पुट कर देंगे? और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलो भी तो होता है, साथ में किलो को मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो जल्दी जल्दी बच्चों। ये एच पुत्र मैं खा गया हूं, मेरे को भूख लगी हुई थी बहुत ज्यादा। देखो ना ये मैंने क्या लिखा अभी, लो फ्लाइंग सैटेलाइट में एच क्या होता है? तो वो मैंने एच की जगह जीरो पुट कर दिया, तो सिर्फ जी आर बच गया। ओके अब जी की भी वैल्यू पुट कर दी, रेडियस की भी वैल्यू पुट कर दी। रेडियस की वैल्यू होती है 6400 किलो, किलो की जगह 10 की पावर 3। जब आप लोग इन दोनों को कैलकुलेटर के ऊपर ठाक रहेंगे तो आप लोगों के पास जो बच्चों अंडर रूट लेने के बाद आंसर आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये देखो, ये देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी बात। देखा ये होता है फिजिक्स, ये अब्बे की सिखाई हुई फिजिक्स है। इसको पता है कि एक्सीडेंट हो तो इन इलास्टिक को लयन होती है, मगर कभी मौजूदा हो जाए तो इलास्टिक भी हो जाती है। ये देखो भाई 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, ये जो वेलोसिटी आई है ना, लिखें इसके नीचे द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी टू पुट अ सैटेलाइट, to put a satellite into its orbit, into its orbit। और इस वेलोसिटी को बोला जाता है कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है बच्चों? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहां तक बच्चों आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल चीज अभी तक मैंने बताई है। अच्छा मुझे बताइए, सैटेलाइट जमीन के गिर्द घूम रहा है, एक चक्कर को पूरे होने को जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। देखिए मैं कहता हूं एक सैटेलाइट यहां चलना शुरू किया, चलते चलते यूं ही वापस इधर पहुंच गया, ऐसे हुआ। तो एक पूरे गेड़े का टाइम, एक पूरे गेड़े के टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड फॉर द सैटेलाइट। चलो जी, इस सैटेलाइट के एक गेड़े का क्या निकालना है अब हमने? ला 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 ला। हाँ बताओ,
टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे भाई? अच्छा पहले मेरी बात सुने, ये मैं फार्मूला लिखने लगा हूं 2πr/v। अक्सर लोगों की अब यहां पे बन गई है डरावनी डरावनी शक्ल, और माशाल्लाह कई बच्चों की आंखों से आंसू भी आ गए। ये कहां से आया है? कह दो नीचे कैंटीन से आया है। 10th वाला फार्मूला माशाल्लाह 10th क्लास में कौन सी जगह पे मेरा पुत्र पढ़ा था? फर्स्ट, वो तो t इज इक्वल टू 2π/L ओवर g था, या t इज इक्वल टू 2π/m ओवर k था। एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम का था, एक सिंपल पेंडुलम का था। तो फर्स्ट ईयर तो अभी आप पढ़ रही हैं। असल में आप बीबियां मानेंगी नहीं ना, बाप का कसूर नहीं है कोई। हाँ जी बताओ ये बेचारी बोल के ही फंस जाती है। ये देखो, कोई नहीं पता नहीं, इसको सुलाओ थापी दो। ये देखो s इज इक्वल टू vt पढ़ा था? कहते हैं हाँ ये पढ़ा था, स्कूल की मिस रजिया ने पढ़ाया था। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाता है? t इज इक्वल टू क्या आता है? s ओवर v। मुझे बताओ ये v, देखिए t की जगह मैंने टाइम पीरियड लिखा है, v वैसे लिखा है। एक पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है, पूरे सर्कल की लेंथ, पूरे सर्कल का डिस्टेंस, वो 2πr नहीं होता? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr। तो ये पूरे सर्कल, क्योंकि टाइम पीरियड पूरे एक रेवोल्यूशन का है, तो पूरे रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस होता है वो 2πr होता है, इसलिए मैंने 2πr लिखा है। चलो कोई नहीं। कहते हैं अब रोना बंद हो गया। अब चलो ये तो 3.14 रेडियस की वैल्यू 6400 इंटू 10 की पावर 3, 7.9 इंटू 10 की पावर 3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 5060 सेकंड आएगा। और सेकंड से मिनट में जाने के लिए क्या करते हैं बताओ? 60 से डिवाइड करते हैं तो मिनट में चले जाते हैं। तो मेरी बात सुनो, जब 60 से 60 को डिवाइड करोगे तो देखो, तो 60 से कट गया तो क्या बच गया? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वो किधर से तुम आ गए हो? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अकल खराब है? 60 को 60 से कैसे काट सकते हो? पहले मुझे एक बात ये बताओ। इसका मतलब तुम तो ये कहोगे 360 ऊपर लिखाओ नीचे 60 लिखाओ, चुप करके 60 को 60 से उधेड़ दो तो 3 बच जाएगा। वाह क्या तुम्हारा मैथ है। तो मैं देखे, मैं तो यही तो कर रहा हूं कि मैं चेक करना चाह रहा हूं कि आपके अंदर अकल है कि नहीं। यानी अगर यहां पे लिखा हो 200 डिवाइडेड बाय अपना 320, तो तुम 2 को 2 से काट दोगे, ऊपर 2 0 बचा दोगे, नीचे 3 0। ये 0 0 से काट दोगे, 0 ओवर 3 वो 0 हो जाएगा। माशाल्लाह जी, आपकी अपनी मर्जी है, आप सेकंड में रखें आंसर या मिनट में रखें। बेसिकली देखें 5060 सेकंड बताना जरा मुश्किल काम है। मैं सपोज करें, मैं आपको कहता हूं भी आपसे पूछता हूं कि आपको अपने घर से एकेडमी तक आने में कितना टाइम लगा? आप कहते हैं सर जी 7 मिनट, क्या ख्याल है? या आप कहते हैं सर जी 5 मिनट। और अगर मैं बोलूं कि जी 300 सेकंड, तो आप तो घूम जाएंगे, आप कहेंगे हैं आमतौर पे हम ज्यादातर टाइम को मिनट्स के लिहाज से देख रहे हैं ना। ठीक है, तो इसलिए बस हमने मिनट में भी कन्वर्ट कर लिया, आवर में कर लें, 1 आवर एंड 14 मिनट्स बन जाएंगे और 24 मिनट बन जाएंगे। एसआई यूनिट सेकंड था ना, सेकंड एसआई यूनिट था। तो आप ओहो, ये जस्ट एक वैसी वैल्यू कैलकुलेट की, आप सेकंड में भी बता सकते हैं, मिनट में भी बता सकते हैं, आवर में भी बता सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जिसमें आपसे पूछा जाएगा आप उसमें बता दीजिएगा। वैसे बुक में ये 2 लिखे हैं इसलिए मैंने भी लिख दी है। ठीक है, अच्छा चलो अगली बात करते हैं भाई। इसका मतलब है कि सैटेलाइट जो जमीन के गिर्द अपना चक्कर पूरा करेगा वो कितने मिनट में करेगा? 84 मिनट में। कितने मिनट में? 84 मिनट में। ये लो फ्लाइंग सैटेलाइट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बाकी सैटेलाइट्स का हो, आप ये ना समझना कि हर सैटेलाइट का 84 मिनट ही होता है। भाई डिफरेंट होगा, डिफरेंट हाइट के हिसाब से डिफरेंट होगा। अच्छा अब अगली बात, एक बात मुझे बताएं, ओए जमीन के करीब, ये अर्थ है, कहते हैं जो सैटेलाइट जमीन के करीब होगा, लाइन सुनना, हायर द सैटेलाइट लोअर विल बी इट्स स्पीड एंड लोंगर टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ये तो होगा, क्या बोला मैं? हायर द सैटेलाइट
slower will be its speed and longer it will take to complete one revolution. Is it correct? इधर देखें, ये फार्मूला नजर आ रहा है, T इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय V। ऐसे ही मुझे बताओ, जो सैटेलाइट जमीन से जितना दूर होगा उसका ये R, उसमें हाइट ऐड हो जाएगी ना, R उतना ही ज्यादा होगा, R जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड भी उतना और उसकी स्पीड उतनी ही। तो हायर द सैटेलाइट स्लोअर विल बी इट्स स्पीड एंड लॉन्गर टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ये लाइन आपकी बुक में लिखी है, जो बच्चे अक्सर औकात पढ़ के तो कहते हैं सर पता नहीं ये लाइन में क्या लिखा है। वो लाइन मैंने पहले ही बोल दी है ताकि आपका दिमाग का कबाड़ा ना बने। ओके, और याद हो जाऊगी। ओ गुंगो, वाह क्या बात है तेरी, तू बहुत आगे तक जाएगा जी। अच्छा एक मिनट बस, ये थोड़ा सा रह गया, मैं ये जगह कंप्लीट कर लूं फिर मैं नोट्स बना के आता हूँ, ठीक है? अच्छा जी थैंक यू, मैं आपको पुत्र नोट्स दे देता हूँ। ऑर्बिटल वेलोसिटी छोटा सा टॉपिक है, गिनती के 2 मिनट का। ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी आपने बोली है ना, ये मिनिमम वेलोसिटी है। और सैटेलाइट जब किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? तो डेफिनेशन लिखे, द टेंजेंशियल वेलोसिटी, द टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंट वाली सर्कल में कोई भी वेलोसिटी किसके अलोंग होती है? टेंजेंट के अलोंग होती है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी लिख लिया। टू पुट अ सैटेलाइट, टू पुट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, is called orbital velocity। ये बच्चों रे, ये देखो अगर मैं कहता हूं यहां पे कोई सैटेलाइट है तो मुझे बताओ उसकी जो वेलोसिटी होगी डेट विल बी ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी हर पॉइंट पर सर्कल में किसके अलोंग होती है? टेंजेंट के अलोंग होती है। एम आई राइट? दैट इज रेडियस, दैट इज हाइट h। तो कोई भी सैटेलाइट, इस सैटेलाइट के मैस को हम बोल देते हैं एमएस। क्या बोल देते हैं? सैटेलाइट के मैस को क्या बोल दिया? एमएस। तो एक सैटेलाइट है वो जमीन के गिर्द किसी हाइट एच के ऊपर गिरालाइजेशन कर रहा है, तो वो जिस भी ऑर्बिट में उस ऑर्बिट की वेलोसिटी को क्या बोल देंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल देंगे। इसके फार्मूले की कैलकुलेशन, हेडिंग पर है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन की हेडिंग में आप सबसे पहले लिखेंगे सैटेलाइट में सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है? तो चलो यहां पे वैल्यू पुट करो, एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू ए। यहां पे अपने देखना कई लोगों को दोहरा पढ़ना है। जो बच्चा मुझे बता देगा ना कि मैंने ये स्टेप क्या किया है, मैं उसको शाबाश दूंगा। हाँ बताओ क्या किया है मैंने? हैं? देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे तो एम वी स्क्वायर ओवर आर आया, मगर एम के साथ एस आ गया क्योंकि सैटेलाइट के मैस को आपने एमएस बोला हुआ है। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मैसेज, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था? क्या फार्मूला था? जल्दी एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, याद है? तो यहां पे एक मैस अर्थ का है और एक मैस इस सैटेलाइट का है, इसलिए मैंने एक मैस को कैपिटल एम और एक मैस को मैस ऑफ सैटेलाइट लिखा। ओके ओके। अच्छा अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, जो कटता है काट दो, जो बचता है बचा लो। आर आर से मरा, 2 आ रहे ना, एक मर गया। एमएस एमएस से मर गया, क्या बचा? नहीं बोलेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर, ऐसा ही है, कोई ऐसे ही है। अंडर रूट ले लो दोनों साइडों पे, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर। और आपको पता है मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, स्मॉल आर की जगह पे आर प्लस एच, आर ये और एच ये। और अगर लो फ्लाइंग सैटेलाइट होगा तो एच क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो सिर्फ जीएम ओवर आर आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी।
अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारे पास दो सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट का मैस है 100 किलोग्राम, एक सैटेलाइट का मैस है 200 किलोग्राम, किसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी बताएं। हमारे पास दो सैटेलाइट है, एक का मैस कितना है 100 किलोग्राम, एक का मैस कितना है 200 किलोग्राम, किसकी ऑर्बिटल, किसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा चाहिए होगी, 100 किलोग्राम वाले के लिए 200 के लिए? ला 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 हाँ, किस सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा चाहिए होगी बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, ढक्कन के मुंह वालों। 200 वाले के लिए। क्या खाते हो मुझे ये बताओ, अकल नहीं, अच्छा जो मैं खाता हूँ, वाह जी वाह, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, नहीं नहीं, हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो पट्ठे भी खाते हैं। हाँ बताओ बताओ। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनिए, ऑर्बिट पहले सबसे देखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड किस किस चीज पे कर रही है, जी पे, एम पे, आर पे। ये एम कौन सा है, मैस ऑफ द अर्थ, ये हाइट, ये रेडियस, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻11 इसकी वैल्यू होती है। कहीं पे सैटेलाइट का मैस नजर आ रहा है? तो लिखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी तो सैटेलाइट के मैस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज, बोलो, इंडिपेंडेंट ऑफ, बोलो बोलो बोलो, मैस ऑफ सैटेलाइट। कहता है ये सैटेलाइट के मैस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, तो दोनों के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि मैस तो ये देखो, मैस ऑफ सैटेलाइट तो ऊपर ही बढ़ा गया था, तुम देखो ना ऊपर ही कट गया था। और आखिरी बात, अगर एक सैटेलाइट की, लेट्स सपोज आप यहां से कैलकुलेशन करते हैं और आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू लेट हुई से 7.4 किलोमीटर पर सेकंड आती है, कितनी आती है, सपोज करें वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आ गई, तो वो कहता है कि अगर उसकी वैल्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी की 7.4 है तो फिर तो ठीक है, अगर वो वेलोसिटी इससे कम हुई तो वो सैटेलाइट रिवॉल्व करने के काबिल नहीं होगा, वो जमीन पे भी गिर जाएगा आके ठा, वो तुम सोई होगी तुम्हारी टिंड पे बजेगा यूं यूं, ठीक है ना, ऐसे कभी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि बड़ी प्रिसीजन एक्यूरेसी के साथ इनकी लॉन्चिंग होती है, ठीक है। और इनकी जो लॉन्चिंग होती है, जब उसमें सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करना शुरू कर देते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स अचीव हो जाती है, फिर कभी जमीन की तरफ भी नहीं आके गिरेंगे। और अगर कभी सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म भी हो जाए, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई पार्टिकल अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा तो वो अपने पाथ के टेंजेंट निकल जाएगा, इसका मतलब वो फिर भी जमीन पे आके नहीं गिरेगा, वो टेंजेंट ही निकल जाएगा, किसी और जगह पे चला जाएगा, जाके किसी और जो है ना वो गैलेक्सी से, स्टार से, या किसी जगह पे और जाके टकरा जाएगा, या स्पेस में गुम हो जाएगा। खैर छोड़ो, तुम्हें मैं कौन सा एरोस्पेस साइंटिस्ट हूँ जो मेरे को इतनी बातें पता होगी, यहाँ तक बातें याद करेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी तक का टॉपिक आप लोगों ने बच्चों अच्छे तरीके से पढ़ के आना है।